आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अब तक की क्लास में हमने जो मूल अधिकार थे उनके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है और भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में कितने मूल अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में उनकी संख्या कितनी कर दी गई है। इन सब बातों पर कल की जो वीडियो था उसमें हमने गौर किया था कि जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं एवं अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है मूल अधिकारों का। और जो मूल संविधान था उसमें अधिकारों की संख्या जो तय की गई थी वो 7 अधिकार थे। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और 79 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से आज वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 रह गई है, जिसमें हमने जो एक मूल अधिकार था समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में जिसका वर्णन किया गया है उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी की थी कि जिसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होना। उसके बाद अनुच्छेद 16 में अवसरों की जो समानता है उसके बारे में अध्ययन किया और अनुच्छेद 17 में छुआछूत कानून और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इन सब के बारे में अब तक के वीडियो में हमने देखा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। कहने का मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के तहत जो भारतीय नागरिक हैं उन नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कहने का तात्पर्य एक बार इस पॉइंट को दोबारा से देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय जो नागरिक हैं उनको मुख्य रूप से कितनी बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो इसमें आपका आंसर होगा कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करते हैं जैसे अनुच्छेद जो 19 है, आर्टिकल 19, इसको एक प्रकार से जैसे हम इसका नाम दे देंगे कि भागों में बांटा गया है और एग्जाम्पल के तौर पर हम रखते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भागों में इसको जो बांटा गया है 3 भागों में इसके रखे हैं। एक भाग ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है,
अब देखेंगे हम भाग ए का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? भाग ए का। अब भाग ए में देखो जो फर्स्ट पॉइंट है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 के में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 के में किया गया है। अभी मैंने आपको पॉइंट में पहले बता दिया था, विचार का अभिव्यक्ति की शक्ति। विचार और अभिव्यक्ति दो शब्द है ना। विचार अभिव्यक्ति में जैसे भाषण देना, भाषण का प्रचार प्रसार करना, इन सब की भारतीय संविधान में आजादी प्रदान की गई है। एक बार मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की, उनको अभिव्यक्ति करने की आजादी प्रदान की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं विचारों की अभिव्यक्ति पर। अब देखो, वो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो जैसे हम देखेंगे, भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता के पक्ष में, भारत की प्रभुता एवं अखंडता के पक्ष में, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में अनेक प्रतिबंध लगाए गए। कहने का मतलब, भारतीय नागरिकों को विचारों का प्रचार प्रसार करने, भाषण देने आज सभी की आजादी दी गई है, लेकिन वो भी एक मर्यादा। उसके बाद इसमें जो मैंने आपको प्रतिबंध थे वो बता दिए। भारत की प्रभुता, अखंडता, विदेशी सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी को अपराध करने के लिए उत्तेजित करना, इन संबंध में इन सब पर प्रतिबंध भी लगाए गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ये तो था फर्स्ट पॉइंट इसका, इसी का भाग है। अब इसका सेकंड भाग देखेंगे, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 के ख में किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्र रहित भारत के सभी नागरिकों अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहने का मतलब, कोई भी भारतीय नागरिक बगैर अस्त्र शस्त्र के कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 19 के भाग 1 के ख में नागरिकों को छूट प्रदान की गई है कि आप किसी भी प्रकार का कोई हथियार लेकर सभा या सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते। उनका त्याग करके ही आप सभा एवं सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए अब तक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय की बात करते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना एक संघ बनाने की, अपना एक समुदाय बनाने की आजादी प्रदान की गई है कि कोई भी
भी भारतीय नागरिक अपना संघ बना सकता है, समुदाय का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसमें भी विशेष परिस्थितियों में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात राज्य हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी ये 3 स्टेप्स हो गई हमारा। फर्स्ट, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। थर्ड हो गई है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नंबर 4 जो पॉइंट है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 के भाग 1 के घ में किया गया है। कहने का तात्पर्य है सर्वत्र आने जाने कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, अर्थात उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है सर्वत्र घूमने की उसको आजादी प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 4 पॉइंट हो गए, उसके बाद में है 5वां पॉइंट निवास की स्वतंत्रता, अर्थात निवास से तात्पर्य यानी रहने की आजादी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में और ड में इसका वर्णन किया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत के किसी भी प्रांत या राज्य में निवास कर सकता है। आपको एक बात मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 370 जिसके तहत या धारा 35A जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, वर्तमान समय में उसको हटा दिया गया है। अब यहां पर इसका लिंक मापदंड किससे है कि अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, अर्थात कब तक, जब तक ये धारा 370 नहीं आती थी। आज वर्तमान में धारा 370 हटने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक वहां निवास कर सकता है। तो कहने का मतलब निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के भाग 1 में दी गई है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकता है। ये इसके 5 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट जो 6ठी स्टेप वर्ती एवं व्यापार की स्वतंत्रता, इसका वर्णन 19 के भाग 1 के 6 में किया गया है कि अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि अर्थात अपनी आजीविका चलाने के लिए हो या व्यापार करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आ सकता है, व्यापार कर सकता है। इन सब की छूट उसे प्रदान की गई, किंतु जनहित में नशीली एवं खतरनाक चीजों का व्यापार करने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। किंतु जनहित में, समझ रहे हो, जनहित जो शब्द है, जनहित कहने का मतलब लोगों की भलाई करने के उद्देश्य से नशीली एवं जो खतरनाक चीजें हैं उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, अर्थात उनका वो व्यापार नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उन नशीली एवं खतरनाक चीजों का कोई भी नागरिक व्यापार नहीं कर सकता है। अगर व्यापार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये था अनुच्छेद 19 का भाग 1। ठीक है, जिसमें मैंने आपको भाग बताए थे
3, ये है 1। ठीक है बेटा, इसकी जो स्टेप्स है मैंने आपको बता दिए हैं, 6 स्टेप्स है। पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी है निवास की स्वतंत्रता। और छठी जो है वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है खंड बी, उसकी हम बात करेंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में किया गया है। समझ गए? अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति अगर एक अपराध कर देता है तो उसे उसके अपराध में किस प्रकार से कानूनी सहायता प्राप्त वो कर सकता है। तो देखो बेटा, इसमें जब तक, इसकी 3 स्टेप्स हैं, इसकी भी 3 स्टेप्स है। देखो, जब तक कि उसने अपराध के समय अर्थात अपराध करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, क्या था? जब तक उसने अपराध के समय, जब अपराध किया तो उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, तो ये हो गया तो संरक्षण। दूसरा, इसमें किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उस अपराध की उसने सजा भी काट ली, तो उसे उस अपराध के लिए दोबारा से दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात उसे एक बार ही दंड दिया जा सकता है, चाहे वो दंड आर्थिक रूप में हो या सजा के रूप में हो। सजा में जैसे बात करें 5 साल, 7 साल, 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इसकी, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती। क्या था? किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के, किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उस अपराध के तहत भारतीय संविधान में जिस सजा का प्रावधान किया गया है कि भाई हत्या के लिए कितने साल की सजा है, चोरी के लिए कितने साल की सजा है, तो उन सब के तहत ही उसे उतनी सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये था इसका भाग बी, अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में इसको बताया गया है। एक बार आप लोग इसको उतार लें, आगे हम बात करेंगे। अभी नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे थे कि जो 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें हमने अध्ययन कर लिया अनुच्छेद 20 तक। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो संबंधित है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कहने का तात्पर्य जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, अर्थात अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यह ऐसा अधिकार है कि इसे आपातकाल में भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को उसके जीवन
जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसको छोड़कर अन्य किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। इस संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य आपका आंसर होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। जिसमें हम बात करते हैं कि प्रभावशाली कैसे बनाया गया है, तो यहां पर देखो कि मैंने नोट लगा रखा है कि अब आपातकाल में भी अर्थात अब इमरजेंसी में भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जीवन एवं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है, चाहे देश में इमरजेंसी क्यों न लागू हो। ठीक है, कहने का मतलब हमने पढ़ा भी अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात जिसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं जीवन जीने का अधिकार, कि अर्थात कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का कोई जीवन का हरण नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है, और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। ठीक है, क्या था, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने के बाद ये का ध्यान देने 44वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं नोट में कि अब आपातकाल में भी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट आगे है, अब यहां भाग चल गया, मैंने आपको बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी, इन तीनों का तो हमने अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट एक पार्ट जो और है वो है डी पार्ट। कौन सा है? डी, जिसका हम अब आगे अध्ययन करेंगे। डी पार्ट है जिसका नाम है बंदीकरण में संरक्षण। यहां ये जो शब्द आया है बंदीकरण, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? बंदीकरण से तात्पर्य है कि अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब कानून के द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो उस बंदी की अवस्था में भी उस नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार बचते हैं जिससे वो स्वयं के लिए सहायता उपलब्ध कर सकता है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 को विस्तार
बंदी बनाया गया है उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों की हम बात करते गए हैं। तो यहाँ देखो उसे मुख्य रूप से 3 अधिकार दिए गए हैं। 3 अधिकारों में जो पहला अधिकार है उसे बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार है। एक बार फिर से इसको देखना, उसे बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने बंदी बनाए जाने का कारण ज्ञात कर सकता है कि उसे किस अपराध के तहत बंदी बनाया गया है। ठीक है, ये था पहला अधिकार। दूसरे अधिकार की हम बात करते हैं, उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उसे इच्छा अनुसार अर्थात उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना बचाव करने के लिए कोई भी वकील नियुक्त कर सकता है, और अगर वह यह कहता है कि वह अपनी तरफ से कोई वकील नहीं कर सकता, अर्थात उसकी इतनी स्थिति नहीं है, तो सरकार उसके लिए अपने खर्चे पर सरकारी वकील का प्रबंध भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से इसको दोबारा, उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात उसे अपनी इच्छा के अनुसार कानून से जो सहायता प्राप्त करना चाहता है वो सहायता लेने का उसे अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आगे नंबर 3 जो पॉइंट है उसकी हम बात करेंगे कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए बंदी बनाया गया है तो उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अति आवश्यक है। तो अब तक हमने पढ़ा अनुच्छेद 22 अर्थात जिसका संबंध है बंदीकरण में संरक्षण से। क्या था, इस अनुच्छेद के तहत अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए बंदी बना लिया जाता है तो उस बंदी की अवस्था में भी उसके पास जो मुख्य रूप से अधिकार बचते हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं जिनके बारे में मैंने भी आपको बता दिया। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया हमने अनुच्छेद 19 से लेकर 22। ठीक है, अब जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमारा तीसरा जो मूल अधिकार है जिसकी हम बात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात जो तीसरा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है वो किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, जिसमें अनुच्छेद 23 जो है मानव के क्रय विक्रय एवं बेकार प्रथा पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय
बेगार पर रोक लगाने से रोक लगा। इससे संबंधित है अनुच्छेद 23। क्या था? अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि बेगार तथा इसी प्रकार के जबरदस्ती करवाए गए श्रम का इसमें निषेध किया गया है। कहने का मतलब मानव के क्रय विक्रय बेगार जो शब्द होता है, बेगार शब्द की हम बात करते हैं। बेगार अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक, बिना किसी पारिश्रमिक किसी व्यक्ति या नागरिक से कार्य कराना, यही क्या कहलाता है? बेगार। बेगार प्रथा हमारे समाज में काफी सदियों से चली आ रही थी, लेकिन इस बेगार प्रथा का अंत भारत जब आजाद हुआ, संविधान बनाया गया, भारत का संविधान बनाने के बाद जब उसे लागू किया गया तो इस बेगार प्रथा को सदा के लिए बंद कर दिया गया। और पहले जो एक प्रथा थी मानव का क्रय विक्रय, अर्थात पशुओं का जिस प्रकार से क्रय विक्रय किया जाता है, उस समय पहले देशों में जो उपनिवेश बनाए जाते थे उनमें नागरिकों को गुलाम बनाकर उन्हें दूसरे देशों में खरीदा एवं बेचा जाता। तो इस प्रथा को भी निषेध कर दिया गया। अर्थात अनुच्छेद 23 इस बात की पुष्टि करता है कि मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक लगाने से यह संबंधित है। ठीक है, ये था अनुच्छेद 23। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे हम अनुच्छेद 24 के बारे में कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। कहने का मतलब बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम जो शब्द है, बाल श्रम यानी बालकों से कार्य करवाना या बालकों से जोखिम भरे कार्य करवाना ही बाल श्रम कहलाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद जो 24 है उसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा खतरनाक कामों में, खतरनाक कार्यों में या कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 24। अभी 23 में हमने पढ़ा मानव के क्रय विक्रय में बेगार का रोक। क्या था? प्राचीन समय से जो सदियों में परंपरा से बन गई थी, ये जो चली आ रही थी कि नागरिकों का पशुओं की तरह क्रय विक्रय किया जाता था, उनसे जबरदस्ती उनके मालिक बेगार लेते थे, अर्थात उनको किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं देते थे और उनसे जबरदस्ती कार्य करवाए जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। अर्थात बाल श्रम यानी
जा सकता, अर्थात इस पर अनुच्छेद 24 के तहत प्रतिबंध लगाया गया। ये था अनुच्छेद 24। हमने अब तक 3 जो मूल अधिकार है उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम जो अध्ययन करेंगे, 3 जो मूल अधिकार बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो। धन्यवाद। नहीं लोकेशन क्यों बनी?